हेलो मेरे दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है। तो अब 2021 और 2021 के बाद भी कहाँ इन्वेस्ट करें, आइए समझते हैं। और इसे समझे उससे पहले मैं हूँ भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। दोस्तों, अगर अब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो ब्रॉडली पहले तो हम समझते हैं कि एसेट क्लास किस प्रकार की हमारे पास अवेलेबल होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेट, फिर होता है इक्विटी, फिर होता है गोल्ड, और फिर होता है रियल एस्टेट। तो ब्रॉडली अगर हम एसेट क्लासेस की बात करें तो आप किसी भी इंसान को देख लो, वो इनमें से में इन्हीं इन्हीं एसेट क्लासेस में से किसी एक में निवेश कर रहा होता है। अब पहले तो मैं आपको एक एक करके इन एसेट क्लासेस के बारे में एक्सप्लेन करता हूं, और फिर हम समझेंगे कि आपकी उम्र के हिसाब से आपको कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों, अब आगे मैं आपको कुछ भी समझाऊं उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके गोल्स जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, वेकेशन, घर खरीदना, कार खरीदना, इन्हें अचीव करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे आपको, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं सबसे पहला एसेट क्लास जो है डेट। अब डेट एज एन एसेट क्लास की अगर हम बात करें तो डेट में क्या क्या आता है, जैसे कि आपका सबसे पहले तो एफडी, फिर आपका पीपीएफ, एनएससी, कॉर्पोरेट एफडी, कमर्शियल पेपर्स वगैरह, जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट्स है ये आपके डेट कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं। अब डेट कैटेगरी के बाद हम बात करते हैं इक्विटी की। अब अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में आता है आपका या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड या तो आपका स्टॉक्स। वैसे ही डेट में आपका डेट म्यूचुअल फंड भी आता है। अब फिर अगर हम बात करें गोल्ड में, तो गोल्ड में आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप गोल्ड ज्वेलरी खरीद सकते हो, आप गोल्ड कॉइन्स खरीद सकते हो, आप ई गोल्ड खरीद सकते हो, आप गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हो, आप सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हो। तो ये हो गया गोल्ड कैटेगरी में आपके पास ये ऑप्शंस, आप इस तरीके से खरीद सकते हो। अब अगर हम बात करें रियल एस्टेट की, यानी रियल एसेट, तो उसकी अगर हम बात करें तो उसमें आपको दो ऑल्टरनेटिव, ज़्यादा करके दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक होता है या तो कमर्शियल प्रॉपर्टी यानी ऑफिस स्पेस हो गया, शॉप हो गया, या हो गया आपका रियल एस्टेट फ्लैट यानी कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। या आपने मान लो प्लॉट खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया, या आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लिया यानी शॉप खरीद लिया, ऑफिस स्पेस खरीद ली। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो ये चार एसेट क्लासेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो अब हम एक एक करके इन एसेट क्लासेस का नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट समझते हैं, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि कौन से एसेट क्लास में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं डेट की। अब डेट में जैसे मैंने आपको क्या बताया, पीपीएफ, डेट म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। दोस्तों, इसकी अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव ये होता है कि इसके डेट एज एन एसेट क्लास में आपको फिक्स्ड रिटर्न, ज़्यादा करके गारंटीड रिटर्न्स भी कमिट किए जाते हैं। जैसे अगर आप एफडी बनवाते हो तो आपको एफडी बनवाते समय पहले बता दिया जाता है कि 2 साल की एफडी का यानी टेन्योर होगा 2 साल, और इस पर आपको 6% का रिटर्न मिलेगा। या मान लो आपने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, तो बॉन्ड का आपको एक फिक्स्ड मेच्योरिटी होता है कि 10 साल या 5 साल तक आपको इतना इंटरेस्ट दिया जाएगा और इतना रिटर्न फिक्स्ड रहेगा, और आपको जो है मेच्योरिटी के समय पे आपको ये जो अमाउंट है वो लौटा दिया जाएगा। आपके कैपिटल पर रिस्क बहुत कम होता है। तो ये हो गया इसका पॉजिटिव पॉइंट, यानी जो लोगों को ज़्यादा गारंटीड रिटर्न पसंद है वो ज़्यादा करके डेट इंस्ट्रूमेंट्स प्रेफर करते हैं। गारंटीड रिटर्न्स, फिक्स्ड मेच्योरिटी। ज़्यादातर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लिक्विडिटी भी ज़्यादा होती है, यानी अगर आप चाहे, जैसे कि एफडी है तो एफडी को आप जब चाहे तब आप विड्रॉ करवा सकते हो, आप तुड़वा सकते हो। जब हम बात करें एफडी के साथ साथ डेट म्यूचुअल फंड की, तो डेट म्यूचुअल फंड से भी आप कभी भी पैसे विड्रॉ करवा सकते हो। ज़्यादातर डेट म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। तो इसके अगर हम डेट एज एन एसेट क्लास की अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसका एक सबसे मेजर जो नेगेटिव पॉइंट है वो है कि गारंटीड रिटर्न्स इतने कम होते हैं, खास करके आज के इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में इतने कम इंटरेस्ट रेट है कि डेट के जो रिटर्न्स है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जो रिटर्न्स है वो इन्फ्लेशन तक को बीट नहीं करते। यानी आपको लगता है कि आपने एफडी में इन्वेस्ट किया, आपको 5% 6% का रिटर्न तो मिला, लेकिन दोस्तों जो महंगाई है वो 6% से या 5% से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है।
अब अगर आप एफडी के रिटर्न्स पे अगर आप टैक्स भी निकाल लो, इन्फ्लेशन भी निकाल लो, इन्फ्लेशन और टैक्स निकालने के बाद उसको हम रियल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न आपके इन्फ्लेशन से भी कम हो जाता है। तो इन शॉर्ट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पैसों की वैल्यू, परचेजिंग पावर जो होता है वो कम होते जाता है। तो ये हुआ डेट इंस्ट्रूमेंट्स, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव होता है। अब हम बात करते हैं इक्विटी की। अब इक्विटी में जैसे मैंने आपको क्या बताया, मेजरली अगर हम इक्विटी की बात करें तो दो ऑप्शंस होते हैं हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड या तो फिर स्टॉक्स। अब अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम पहले बात करें तो म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक्स हो, इनकी सबसे जो ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट होती है वो होती है वॉलेटिलिटी। आपने तो देखा ही होगा जैसे मार्च में मार्केट कितना ज़्यादा गिर गया था, अब मार्केट तेज़ी से ऊपर चला गया। तो इसके जो रिटर्न्स है वो प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है शॉर्ट टर्म में। दोस्तों मैं वर्ड यूज शॉर्ट टर्म कर रहा हूँ। अगर आप इक्विटी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप 12 से 14% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन दैट इज इन बिटवीन 7 to 10 ईयर्स या उसके ऊपर। तो ये उसकी नेगेटिव पॉइंट हो गई कि आप जो है रिटर्न को आपके अगर आप शॉर्ट टर्म में कुछ इन्वेस्ट करने को देख रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, वॉलेटाइल होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं रिटर्न्स। और अगर हम बात करें इक्विटी के पॉजिटिव की, तो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि अगर आप हिस्ट्री भी देख लो पिछले 15 सालों की, 10 सालों की, 20 सालों की, तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास ने हमेशा इन्फ्लेशन को बीट किया है। और सिर्फ बीट ही नहीं किया है, इन्फ्लेशन को बड़ी मार्जिन से बीट किया। यानी अगर इन्फ्लेशन 6% है तो इक्विटी का रिटर्न ऑलमोस्ट 12% तक मिला है लॉन्ग टर्म में, या इवन 15% भी में। तो अगर आपको असल में दोस्तों वेल्थ क्रिएट करनी है तो पॉजिटिव पॉइंट के हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी एज एन स्टॉक्स एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं तीसरे बहुत ही हमारे इंडियंस के फेवरेट, खास करके हमारे पेरेंट्स का फेवरेट जो एसेट क्लास है वो है गोल्ड। अब दोस्तों गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड जैसे मैंने आपको पहले बताया, या तो ऑर्नामेंट्स या तो ETFs, गोल्ड कॉइन्स, डिजिटल गोल्ड जैसे कि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स, ई वॉलेट गोल्ड हो गया, आप अलग अलग तरीके से गोल्ड को खरीद सकते हैं। अब गोल्ड की अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो दोस्तों गोल्ड जो है उसको हमेशा से हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहा गया है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि अभी पैंडेमिक में जब मार्केट नीचे गिरा तो आपने देखा होगा तुरंत जो है गोल्ड का रेट ऊपर चला गया। तो गोल्ड को एक इन्फ्लेशन या करेंसी का जो परचेजिंग पावर होता है उसको रिटेन करने के लिए कई लोग गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं एज अ डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन अगर हम गोल्ड के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो गोल्ड आपको कोई भी कैश फ्लो नहीं देता। जैसे कि अगर आप डेट की बात करो तो एफडी आपको इंटरेस्ट देता है, इक्विटी स्टॉक्स आपको डिविडेंड देते हैं, म्यूचुअल फंड्स आपको ग्रोथ कैपिटल ग्रोथ देते हैं। लेकिन अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड से आप कोई भी कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकते, गोल्ड से आपको कोई भी मंथली रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो गोल्ड का ये एक मेजर नेगेटिव पॉइंट है। फिर अगर आप ऑर्नामेंट्स वाले गोल्ड की बात करो तो आपका मेकिंग चार्जेस में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। लाइक अगर आपने 5 लाख की ज्वेलरी खरीदी तो उसमें आपका ऑलमोस्ट 50 से 55,000 रुपीज़ मेकिंग में चला जाता है। तो वो भी नुकसान है, क्योंकि जब आप गोल्ड बेचते हो ऑर्नामेंट्स को तो वो आपको वापस नहीं मिलता। गोल्ड के अगर एक और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो गोल्ड का अगर आप पास्ट का रिटर्न देखते हो तो बहुत ही नॉमिनल रहा है। ऑफकोर्स अगर आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक का रिटर्न देखते हो पिछले साल का तो आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, लेकिन अगर आप काफ़ी पिछले सालों का रिटर्न देखते हो तो गोल्ड ने एवरेज 6-7% का ही रिटर्न दिया है। अब हम बात करते हैं लास्ट एसेट क्लास की जो है रियल एस्टेट। अब देखिए दोस्तों रियल एस्टेट भी हम इंडियंस का काफ़ी फेवरेट है, क्योंकि मैं जब भी मेरे क्लाइंट्स को कंसल्ट करता हूँ तो मेरे मोस्टली हर क्लाइंट जो अपने 30s में होता है वो उसका एक गोल ज़रूर होता है कि हमको सर हमारा घर खरीदना है, आप इस तरीके से प्लानिंग करके दीजिए कि अगले 4 सालों 5 सालों में हम अपना घर खरीदें। या कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमको एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है जिसको हम रेंट पे दे सके, वो अप्रिशिएट भी होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो रियल एस्टेट एज अ लास्ट एसेट क्लास की अगर हम पॉजिटिव की बात करें, ऑफकोर्स आपको उसमें अप्रिसिएशन मिल सकता है। देखो दोस्तों मैंने कहा मिल सकता है, अब वो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो इकोनॉमिक साइकिल ही डिसाइड करेगा, इकोनॉमिक कंडीशन से डिसाइड करेंगे। लेकिन ये हुआ पहला पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा पॉजिटिव ये पॉइंट है कि आपको एज एन रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास, आप चाहे वो घर हो, आप उसको शायद अगर आपका इन्वेस्टमेंट के लिए आपने लिया हुआ है आप उसको रेंट पे देके रेंट कमा सकते हो। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है आप उसको रेंट पे दे सकते हो। अगर प्लॉट है तो प्लॉट पे आप अपना कुछ बिल्डिंग वगैरह बना के आप उसको रेंट पे दे सकते हो। तो रियल एस्टेट को आप यूटिलाइज कर सकते हो कैश फ्लो जनरेट करने के लिए। तो ये हुआ उसका पॉजिटिव पॉइंट, प्लस अप्रिसिएशन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करें रियल एस्टेट की,
तो रियल एस्टेट की नेगेटिव सबसे बड़ी पॉइंट ये है दोस्तों कि रियल एस्टेट लिक्विड नहीं होता। आप कोशिश कीजिए अपना रियल एस्टेट बेचने की, आप उसको बेच ही नहीं पाओगे, आपको जल्दी बायर नहीं मिलेगा। तो अगर आप कहोगे कि अगले 3 महीनों में मुझे मेरा रियल एस्टेट बेच देना है, तो वो डिफिकल्ट होगा। उसको आपको 1 साल, 1.5 साल, कभी कभी तो 2 साल ऐसा समय भी आपको देना पड़ता है। दूसरा ये है कि रियल एस्टेट इज अ बिग टिकट आइटम, यानी बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना तुरंत ही। उन्हें प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है, लोन लेनी पड़ती है, लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। तीसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो मान लो आपका 4 बेडरूम अपार्टमेंट है। अब 4 बेडरूम अपार्टमेंट में से आपको सिर्फ 1 बेडरूम ही बेचना है, तो आप नहीं बेच पाओगे। मान लो आपको 4 करोड़ का घर है या 1 करोड़ का घर है, आपको ज़रूरत पड़ी सिर्फ 25 लाख की, तो आपको पूरा जो 1 करोड़ का घर है वही बेचना पड़ेगा। आप सिर्फ 25 लाख में आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैं अपना किचन बेचूंगा और मैं जो है ये पैसे ले लूँगा। तो दोस्तों मैंने आपको चारों एसेट क्लासेस के, डेट, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, जो ब्रॉडली जो 4 एसेट क्लासेस है, मैंने आपको जो है उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स तो बता दिए। अब हम बात करते हैं कि किनको जो है इन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए एज के हिसाब से। तो दोस्तों अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आपको कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे पहले तो वो डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स पे, फिर आपके रिस्क एपेटाइट पे, फिर आपकी इनकम पे। तो ये जो 3-4 चीज़ें, और सबसे ज़रूरी आपकी एज पे, यानी एज, फाइनेंशियल गोल, रिस्क एपेटाइट, ये 3-4 चीज़ें जो है ये डिसाइड करती है कि आपको कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, आपने नया नया जॉब शुरू किया है, आप अपने 24 से लेकर 30s में हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप यंग हो, शायद आपकी शादी नहीं हुई है, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो और ऑफकोर्स वो एज में मैं आपको रियल एस्टेट थोड़ा अवॉइड करने को ही कहूँगा। अपने सिर पे ज़्यादा कर्जा इतनी छोटी उम्र में मत कीजिए, क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करोगे, आपको पता नहीं, शायद जॉब आप ब्रेक भी ले लो बीच में पढ़ाई के लिए, शादी के बाद आप कहीं और रीलोकेट हो जाओ। तो छोटी उम्र वालों के लिए मैं रियल एस्टेट शायद ना कहूँगा, लेकिन मेजॉरिटी आप जो है 90% तक भी अगर आपका रिस्क है, आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, और 5% 7% तक आप डेट में, और 3 to 4% आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अब अगर अभी हम बात करें 35, 33 और 40 तक के एज में, तो देखो अभी लोगों की जो है पूरी सिचुएशन चेंज हो गई, लोग शादीशुदा हो जाते हैं, शायद कई लोगों के बच्चे हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में लोगों की शायद सैलरी भी ज़्यादा हो गई होती है। तो ऐसे में मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपका रिस्क एपेटाइट है, अगर आपका खुद का घर ऑलरेडी है, अगर आपके पेरेंट्स का घर है, तो भी रियल एस्टेट थोड़ा अवॉइड कीजिए। आप ज़्यादा करके इक्विटी, गोल्ड और डेट में ही आप रह सकते हो। लेकिन अगर घर आपकी ज़रूरत है और अगर ईएमआई आप अफोर्ड कर सकते हो, डाउन पेमेंट आपने इकट्ठा कर ली है, तो आप घर खरीदने का सोच सकते हो। लेकिन दोस्तों देखो, जो रियल एस्टेट जो है वो बिग टिकट आइटम है, आपको लोन लेनी पड़ती है और वो आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को इम्पैक्ट कर सकता है। तो मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी एक अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाइए और अपने फाइनेंशियल प्लान के अनुसार निवेश कीजिए, तो आपको आइडिया रहेगा कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। राइट दोस्तों, तो ये एक छोटी सी एडवाइस है। और हाँ, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अब हम बात करें मिड 50s 40 से लेके 50 के बीच की, तो अगेन देखो, अब आप अपने रिटायरमेंट को अप्रोच कर रहे हो, आपका रिटायरमेंट 10 ईयर्स के आसपास होना चाहिए, अभी 15 ईयर्स के आसपास होना चाहिए। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप 60% इक्विटी में रख सकते हो, मे बी 20-30% आप डेट में रख सकते हो, 5-7% आप गोल्ड में रख सकते हो, और तब तक शायद अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो गया है तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट देख सकते हो, लेकिन ओनली जब आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया है कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। ऑफ कोर्स तब तक आप शायद पीपीएफ भी देख सकते हो एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, एनपीएस देख सकते हो, तो ये कई सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। तो दोस्तों इन शॉर्ट, अगर आप यंग है तो ज़्यादा इक्विटी कीजिए, मिडिल एज में है तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको डाइवर्सिफाई कर लीजिए, डेट, इक्विटी, गोल्ड और रियल एस्टेट में। अगेन रियल एस्टेट ज़रूरत है तो ही कीजिए, और अगर आप अपने रिटायरमेंट को अगर आप अप्रोच कर रहे हो धीरे धीरे, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा थोड़ा अपना डेट का पोर्शन बढ़ा दीजिए। तो दोस्तों ये था आज का जो भी मेरे को आपको समझाना था। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया ब्रॉडली 4 एसेट क्लासेस के बारे में, कौन सी एसेट क्लास में कितना रिस्क होता है, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको क्या सीखने मिला इस वीडियो से। और हाँ, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए।
यूट्यूब चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हम हर महीने एक अच्छा स्टॉक हम शेयर करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और दोस्तों, अगर आपको कुछ सीखने मिला हो इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए जहां पे मैं पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में आपके साथ नॉलेज शेयर कर सकूं। एंड आखिरी में दोस्तों, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, तो हमारे हर वेडनेसडे और संडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।